वेलकम टू बिहार मैटर्स। आज के इस सेशन में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो जीवन छीनता भी है और जीवन देता भी है। हाँ बिल्कुल। और भूगोल में ऐसे विरोधाभास बहुत आम है। सही कहा। हमारी बिहार ज्योग्राफी सीरीज का ये लेक्चर 11 है और ये प्रीलिम्स एलीट वर्जन है। आज का हमारा विषय है बिहार की गंगा नदी प्रणाली। और मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि ये जो टॉपिक है ना, ये बीपीएससी, बीएसएससी, सब इंस्पेक्टर और जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। और आज के इस विश्लेषण का हमारा मिशन बहुत ही साफ है। इस सेशन के बाद गंगा के प्रवाह, उसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, बाढ़ के मैदान, अंतर्देशीय जलमार्ग और नदी तट के कटाव, इन सब से जुड़े जो भी एमसीक्यू हैं उन्हें हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एकदम सही। हम सिर्फ रटेंगे नहीं बल्कि समझेंगे कि ये भौगोलिक घटनाएं क्यों और कैसे हो रही हैं। बिल्कुल। तो चलिए सीधे विषय पर आते हैं। देखिए, भूगोल को समझने के लिए ना सबसे पहले मुख्य नदी की भौगोलिक स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। जी। एक्सपर्ट, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, गंगा को बिहार की लाइफलाइन क्यों कहा जाता है? मतलब ये सिर्फ पानी का स्रोत तो है नहीं? बिल्कुल नहीं। देखिए, इसे लाइफलाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कृषि, व्यापार, हमारी जो बस्तियां हैं और परिवहन, इन सभी का मुख्य आधार है। अच्छा। और अगर हम इसे मैप पर देखें तो गंगा नदी बिहार को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। और ये जो विभाजन है, ये सिर्फ एक लकीर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरे राज्य के ड्रेनेज सिस्टम को, यानी जो जल निकासी व्यवस्था है, उसको तय करता है। तो यहाँ पर थोड़ा एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को स्पष्ट करना जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, वो बहुत जरूरी है। गंगा नदी पश्चिम में बक्सर के पास बिहार में प्रवेश करती है। ये इसका एंट्री पॉइंट है। जी, बक्सर के पास। और वहां से ये पश्चिम से पूर्व की दिशा में बहती है, सीधे मध्य बिहार से होकर गुजरती है और फिर कटिहार क्षेत्र के पास से पश्चिम बंगाल की ओर निकल जाती है। और इस बीच में कई महत्वपूर्ण जिलों को छूती है। बिल्कुल। बक्सर, फिर हमारी राजधानी पटना, ऐतिहासिक शहर मुंगेर और सिल्क के लिए जो मशहूर है भागलपुर। और पता है, इन शहरों का गंगा के किनारे बसा होना ये कोई इत्तेफाक नहीं है। अच्छा। हाँ, नदियों के किनारे जो प्राकृतिक तटबंध बनते हैं ना, जिन्हें हम नेचुरल लेवीज कहते हैं, जी, लेवीज, वो बाढ़ से सुरक्षित ऊंचे स्थान होते हैं। और इतिहास गवाह है कि मुंगेर और पटना जैसी पुरानी बस्तियां और जो व्यापारिक केंद्र हैं, वो इन्हीं ऊंचे स्थानों पर विकसित हुए हैं। ये तो बहुत ही शानदार पॉइंट है। लेकिन मेरे दिमाग में एक विश्लेषणात्मक प्रश्न आ रहा है। हाँ, बताइए। परीक्षा के नजरिए से ये समझना इतना जरूरी क्यों है कि गंगा बिल्कुल मध्य बिहार से ही बहती है? मतलब राज्य की उत्तरी और दक्षिणी जल निकासी पर इसका क्या तकनीकी असर होता है? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए, बिहार का जो भौगोलिक ढाल है ना, जो ग्रेडियंट है, वो उत्तर से दक्षिण की ओर है और दूसरी तरफ दक्षिण से उत्तर की ओर है। ओहो, मतलब बीच में गर्त बन जाता है। बिल्कुल। वो बीच में आकर एक विशाल बेसिन बनाता है। और चूंकि गंगा बिल्कुल इसी मध्य भाग से, यानी सबसे निचले हिस्से से बहती है, तो वो एक मुख्य धुरी या एक्सिस की तरह काम करती है। समझ गया। तो उत्तर से आने वाली सभी नदियां दक्षिण की ओर बहकर गंगा में गिरती हैं और दक्षिण के पठार से आने वाली नदियां उत्तर की ओर बहकर इसी गंगा में मिलती हैं। यानी गंगा एक तरह का विशाल वाटर कलेक्टर है। एकदम सही। अगर गंगा मध्य से ना बहकर कहीं और से बहती ना, तो बिहार का पूरा जल विज्ञान ही अलग होता, कृषि का स्वरूप बिल्कुल अलग होता। बिल्कुल। तो अब जब हम मुख्य प्रवाह को समझ चुके हैं, तो हमें ये देखना होगा कि गंगा में ये जो इतना भारी मात्रा में पानी है और गाद है, वो आखिर आ कहां से रहा है? हाँ, और इसके लिए हमें सहायक नदियों यानी ट्रिब्यूटरीज का वर्गीकरण देखना होगा। जी। और इसे मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा गया है, उत्तरी तट की सहायक नदियां और दक्षिणी तट की सहायक नदियां। और ये वर्गीकरण समझना परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन दोनों का जो चरित्र है ना, वो एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा है। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी तट की सहायक नदियों की, जिन्हें हम नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। जी। इनमें कोसी, गंडक, बागमती और महानंदा,
ये नदियां प्रमुख हैं और इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इनका उद्गम हिमालय से होता है। और ये हिमालयी उद्गम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। टेक्निकली स्पीकिंग इसका मतलब है कि ये नदियां अपने साथ बहुत ज्यादा मात्रा में गाद यानी सेडिमेंट लेकर आती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हिमालय एक युवा पर्वत श्रृंखला है, यंग फोल्ड माउंटेन्स। वहाँ की चट्टानें अभी पूरी तरह से कठोर नहीं हुई हैं। अच्छा, तो वो आसानी से कट जाती हैं। बिल्कुल। जब ये नदियां ऊपर खड़ी ढलान से नीचे आती हैं ना, तो पानी का वेग बहुत तेज होता है। वो पहाड़ों को भारी मात्रा में काटती हैं और उस मलबे को मैदानी इलाकों में ले आती हैं। और यही वजह है कि ये नदियां बाढ़ की आशंका वाली बन जाती हैं, फ्लड प्रोन। एकदम सही। इसे छात्रों को याद रखने के लिए एक एनालॉजी देते हैं। मान लीजिए कि ये उत्तरी नदियां एक अत्यधिक सक्रिय और अप्रत्याशित छात्र की तरह हैं। मतलब जो हमेशा हाइपर एक्टिव रहता है। हाँ, या फिर इसे एक ऐसे डंप ट्रक से तुलना करें जो भारी मलबे से लदा है और ढलान से बिना ब्रेक के नीचे आ रहा है। ओह, ये बहुत अच्छी एनालॉजी है ना? वो ट्रक नीचे आकर इतना मलबा गिराता है कि अपना ही रास्ता ब्लॉक कर लेता है और फिर कोई नया रास्ता पकड़ लेता है। बिल्कुल। कोसी नदी जो बार बार अपना मार्ग बदलती है, जिसे शिफ्टिंग ऑफ कोर्स कहते हैं, उसका यही मुख्य मैकेनिज्म है। जी। जब उसका मुख्य चैनल गाद से भर जाता है तो पानी किसी भी दिशा में फैल जाता है और फिर भयानक बाढ़ आती है। लेकिन अगर हम नक्शे के दक्षिण की तरफ जाएं तो तस्वीर पूरी तरह से पलट जाती है। हाँ, साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज। जी। दक्षिणी तट की सहायक नदियां जैसे सोन, पुनपुन और फल्गु, इनका व्यवहार बिल्कुल अलग है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सोन एक प्रायद्वीपीय नदी है। बिल्कुल। दक्षिणी नदियां जो है वो मुख्य रूप से छोटा नागपुर के पठार या विंध्य पर्वत श्रेणियों से निकलती हैं, जो कि एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। तो मैं यहाँ ये स्पष्ट करना चाहूंगा, प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने के कारण इनके गाद लाने की क्षमता पर क्या तकनीकी असर पड़ता है? असर बहुत गहरा है। देखिए, हिमालय के बिल्कुल विपरीत प्रायद्वीपीय पठार की चट्टानें बहुत पुरानी है, क्रिस्टलीय है और बेहद कठोर है। वो पहले ही घिस चुकी हैं। हाँ, करोड़ों सालों के वेदरिंग या मौसमी प्रभाव के कारण। इसलिए जब इन नदियों का पानी उन पर से बहता है तो कटाव बहुत ही कम होता है। अच्छा, तो गाद भी कम होगी? बिल्कुल। ये नदियां बहुत कम सेडिमेंट लाती हैं। यानी हमारे उस हाइपर एक्टिव उत्तरी छात्र के विपरीत ये दक्षिणी नदियां एक शांत मौसमी छात्र की तरह हैं, जो सिर्फ मानसून में सक्रिय होती हैं। हाँ, इनमें पानी का डिस्चार्ज कम होता है और सबसे बड़ी बात, ये बहुत अधिक स्थिर होती हैं। मोर स्टेबल। ये उत्तरी नदियों की तरह हर साल अपना रास्ता नहीं बदलती। तो इन्हीं दोनों विपरीत शक्तियों, मतलब उत्तर से आने वाली भारी गाद और दक्षिण से आने वाले स्थिर प्रवाह के संगम से ही तो बिहार का विशाल मैदानी इलाका बनता है। बिल्कुल। और इसी से हम अपने अगले विषय पर आते हैं, बाढ़ के मैदान का भूगोल। गंगा का मैदान दुनिया के सबसे उपजाऊ जलोढ़ क्षेत्रों में से एक है। जी, फर्टाइल एलुवियल रीजन। अब यहाँ सवाल यह है कि ये क्षेत्र इतना उपजाऊ क्यों है? इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, वार्षिक गाद जमाव, एनुअल सेडिमेंट डिपोजिशन। हाँ। दूसरा, महीन जलोढ़ मिट्टी। और तीसरा, भूजल की बेहतरीन उपलब्धता। इन्हीं वजह से यहाँ धान, गेहूं, मक्का और दालों की खेती बहुत अच्छे से होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और गंभीर विरोधाभास भी है, एक पैराडॉक्स। वो क्या? जब मानसून आता है तो उत्तरी सहायक नदियां इतना अधिक पानी और गाद लाती हैं कि गंगा का जल स्तर तेजी से बढ़ जाता है। पानी मुख्य चैनल से बाहर निकलकर मीलों दूर फैल जाता है, जिसे हम बाढ़ कहते हैं। तो अगर हम बीपीएससी मेंस या कठिन प्रीलिम्स के असर्शन रीजनिंग सवालों को देखें तो एक स्थिति बनती है। मान लीजिए असर्शन है कि बाढ़ कृषि के लिए विनाशकारी है और रीजन है कि यह मिट्टी के नवीनीकरण के लिए आवश्यक है। हाँ, ये सवाल आ सकता है। तो यहाँ मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनूंगा। एक तरफ हम कह रहे हैं कि कोसी और गंडक की बाढ़ से तबाही मचती है, फसलें डूब जाती हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि यही बाढ़ खेती के लिए जरूरी है। जी, ये दोनों बातें एक साथ कैसे सही हो सकते हैं? देखिए, यही भूगोल का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। इसे टेक्निकली समझते हैं, जब हम लगातार खेती करते हैं तो मिट्टी के पोषक तत्व कम हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल। तो जब बाढ़ का पानी खेतों में भरता है और फिर धीरे धीरे शांत होता है तो पानी में घुली हुई महीन गाद और खनिज यानी मिनरल्स जमीन पर बैठ जाते हैं। अच्छा, तो ये एक प्राकृतिक उर्वरक की तरह काम करता है। एकदम सही। इसे ही जलोढ़ मिट्टी का नवीनीकरण कहते हैं। अगर कुछ साल बाढ़ ना आए
तो मिट्टी उपजाऊपन खो देगी और हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स पर निर्भर होना पड़ेगा। तो कृषि की दीर्घायु के लिए गाद का बिछना जरूरी है, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी है, खासकर उत्तरी बिहार में। हाँ, सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र कोसी बेसिन और गंडक बेसिन के बाढ़ के मैदान हैं। वहां बहुत तबाही होती है। और ये तबाही सिर्फ पानी भरने तक सीमित नहीं है। तेज बाढ़ का एक सीधा परिणाम है नदी तट का कटाव, रिवर बैंक इरोजन। और ये राज्य की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे पर बहुत गहरा असर डालता है। कटाव मुख्य रूप से गंगा बेल्ट और कोसी बेल्ट में बहुत आम है। इसके क्या कारण हैं? इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला है तेज बहाव यानी स्ट्रॉन्ग करंट। दूसरा गाद की अस्थिरता, क्योंकि वो हिमालयी मिट्टी है। हाँ, वो बलुई और भुरभुरी होती है तो आसानी से कट जाती है। और तीसरा कारण है मानसूनी बाढ़ का दबाव। इसका प्रभाव बहुत भयावह है। उपजाऊ कृषि भूमि का नुकसान होता है, पूरे के पूरे गांव का विस्थापन हो जाता है, बुनियादी ढांचा ढह जाता है। ये एक बहुत बड़ी आर्थिक त्रासदी है। लेकिन यहां मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा। जब हम गंगा और बिहार की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान सिर्फ कृषि पर अटक जाता है। हाँ, जो कि एक अधूरी तस्वीर है। बिल्कुल। परीक्षा के लिए हमें कुछ अनदेखे पहलुओं पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे रेत संसाधन और नदी परिवहन। जी, अर्थव्यवस्था में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। नदी के तल में जो बालू है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा मत्स्य पालन यानी फिशरीज लाखों लोगों की आजीविका है। नदी परिवहन भी एक बड़ा हिस्सा है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण भागलपुर है। भागलपुर सिर्फ एक शहर नहीं है, वो अपने सिल्क उद्योग और नदी आधारित अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है। ऐतिहासिक रूप से भी ये बहुत महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन आर्थिक विकास के साथ एक नई चुनौती सामने आती है, पारिस्थितिकी और प्रदूषण, जो कि आज की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। सरकार की भी यही प्राथमिकता है। तो अगर हम पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी की बात करें तो गंगा नदी की डॉल्फिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रजाति है, जिसे हम गांगेय डॉल्फिन कहते हैं। हाँ, और इसके संरक्षण के लिए भागलपुर में विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है। ये जैव विविधता संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। एक तरफ ये अभयारण्य है और दूसरी तरफ सरकार अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास कर रही है। जी, नेशनल वाटरवे 1 NW1। परीक्षा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि NW1 प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है और बिहार से होकर गुजरता है। इसमें पटना और भागलपुर प्रमुख नदी बंदरगाह हैं, जिसका उद्देश्य कार्गो परिवहन और व्यापार कनेक्टिविटी बढ़ाना है। तो यहाँ मैं एक विश्लेषणात्मक सवाल उठाना चाहूंगा। एक तरफ NW1 के तहत बड़े कार्गो जहाज चलेंगे, दूसरी तरफ भागलपुर में डॉल्फिन अभयारण्य है। जी, क्या परीक्षा में इन दोनों के बीच विकास बनाम पारिस्थितिकी, मतलब डेवलपमेंट वर्सेस इकोलॉजी के टकराव पर प्रश्न नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है, और ये मेंस के लिए बहुत अच्छा सवाल है। डॉल्फिन जो है वो इको लोकेशन के सहारे चलती है। ध्वनि तरंगों के सहारे। हाँ, तो कार्गो जहाजों का शोर और ड्रेजिंग का काम उनके इको लोकेशन को बाधित कर सकता है। ये एक स्पष्ट नीतिगत चुनौती है। और इसके साथ ही प्रदूषण की समस्या भी है। सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट और शहरी अपवाह, जिससे जल की गुणवत्ता गिरती है और जलीय जीवों को खतरा होता है। और इसे ही सुधारने के लिए सरकारी पहल की गई हैं, जैसे कि नमामि गंगे कार्यक्रम, जिसका फोकस नदी की सफाई और सीवेज ट्रीटमेंट पर है। बिल्कुल। तो छात्रों को ये याद रखना चाहिए कि आज जो हमने डिस्कस किया है, जैसे गंगा का पश्चिम से पूर्व प्रवाह, बक्सर में एंट्री, कटिहार से एग्जिट, हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों का अंतर, NW1 और विक्रमशिला अभयारण्य, ये सभी प्रीलिम्स के लिए हाई यील्ड फैक्ट्स हैं। जी, और अभ्यर्थियों को इन की पॉइंट्स का अच्छे से रिवीजन करना चाहिए। बिल्कुल। इस सेशन को खत्म करने से पहले मैं एक विचारणीय बिंदु छोड़ना चाहूंगा। अभ्यर्थियों को स्वयं मैप पर यह देखना चाहिए कि यदि कोसी नदी अपना रास्ता बदलती है तो इसका बिहार के किन किन नए जिलों पर असर पड़ेगा। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है पढ़ाई की। हाँ, तो हमारी ये बिहार ज्योग्राफी सीरीज अगले सेशन में जारी रहेगी। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। जुड़ने के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें और अपनी तैयारी मजबूत रखें। दिस इज बिहार मैटर्स साइनिंग ऑफ।